हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बात करेंगे 16 जुलाई 2020 से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में, और लास्ट में अपन हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिलायंस जियो ने कौन सी वो आईटी कंपनी है जिसका आपको नाम बताना है, उसके साथ में मिलकर एक एंट्री लेवल के 4G या फिर 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। रिलायंस जियो के साथ में कौन सी कंपनी है? फेसबुक, विप्रो, गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो रिलायंस जियो के साथ में गूगल ने, ये तो दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। और गूगल ने रिलायंस जियो के अंतर्गत 33,737 करोड़ रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है। तो गूगल क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी वो उर्वरक सहकारी समिति है? इफ्को या फिर नेशनल फर्टिलाइजर, मोनोड्रैगन कॉरपोरेशन या फिर ओशियन स्प्रे? तो देखिए, इसका आंसर होगा इफ्को। इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये इफ्को की फुल फॉर्म होती है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अभी 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है। पिछले साल 2018-19 के अंतर्गत ये जो मुनाफा था वो 841 करोड़ रुपए का था। तो अभी काफ़ी ये बेनिफिट में रही है। एप्पल ने कौन सी जो स्मार्टफोन कंपनी है उसको करीब 950 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया है? यानी कि एप्पल ने ये जुर्माना भरा है कौन सी कंपनी को? 950 मिलियन डॉलर, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर अपन बात करें तो 7,156 करोड़ रुपए ये वैल्यू होती है। तो एप्पल ने कौन सी कंपनी को ये पे किया है? माइक्रोमैक्स को, सैमसंग को, पैनासोनिक को या फिर रेडमी को? तो एप्पल ने ये जो हर्जाना है वो कौन सी कंपनी को भरा है? सैमसंग को भरा है। ठीक है, देखिए दोनों कंपनियों के बीच में एक करार साइन हुआ है, एक डील साइन हुई है। सैमसंग जो है वो अपनी स्क्रीन, फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो एप्पल को बेचती है। अगर आपको जानकारी न हो तो आपको बता दूं कि एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले कौन सी कंपनी से लेती है? सैमसंग से लेती है। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में एक करार हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लाख डिस्प्ले अगर बेचनी है सैमसंग कंपनी को, एप्पल कंपनी को बेचनी है, तो सैमसंग कंपनी जब तक 1 लाख डिस्प्ले एप्पल को नहीं बेचती है, फिर एप्पल कंपनी है वो सैमसंग से नहीं खरीदती है, 1 लाख से कम अगर वो खरीद पाती है, उसका टारगेट पूरा नहीं होता है, तो उसके बदले में एप्पल को वो चार्ज सैमसंग को चुकाना पड़ेगा। और आपको पता है एप्पल के आईफोन है, जो फ़ोन है वो वैसे ही महंगे होते हैं। तो हालांकि रखने को दुनिया रखती है, लेकिन कम बिकते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं बिकते जितना बाकी जो बजट फ़ोन होते हैं उतने बिकते हैं। इसके पीछे रीज़न यही रहा है कि कम डिमांड के कारण एप्पल जो कंपनी जो है वो सैमसंग की डिस्प्ले कम खरीद पाई है, जिसके कारण इसको सैमसंग को हर्जाना बढ़ना पड़ा है। वेस्ट इंडीज़ का वो कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग के अंतर्गत अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच चुका है? वेस्ट इंडीज़ का वो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, जो कि मेरा वैसे फेवरेट भी है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? देखिए, जेसन होल्डर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी वर्तमान रेटिंग की बात करें तो 862 इसकी रेटिंग है, और अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुआ था उसकी पारी के अंतर्गत 42 रन देकर इन्होंने 6 विकेट लिए थे। तो ये सेकंड दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए हैं। नाम इनका है जेसन होल्डर। आईपीएल के सीओओ हेमंग अमीन, उनको किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? कौन से बोर्ड है, जैसे पीसीबी है या आईसीसी है, बीसीसीआई है या एसीबी है, कौन से बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो कल परसों मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि राहुल जौहरी ने इस्तीफे के बाद में ये जो पद है वो खाली पड़ा है। कौन सा पद? बीसीसीआई के सीईओ का पद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेमंत जो अमीन है वो बीसीसीआई के नए अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और हेमंत अमीन की बात करें तो वर्ष 2017 से ही ये आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य देख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है? यूनाइटेड किंगडम के लिए, ब्रिटेन के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, पाकिस्तान, जापान, भारत या फिर चाइना? तो इसका आंसर होगा भारत।
यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश ऑलरेडी कर चुका है और 5,429 नई नौकरियों का सृजन भी कर चुका है, और ब्रिटेन का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसका दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। देखिए मैंने अभी एक शब्द काम में लिया है, प्रत्यक्ष निवेशी विदेश, इसको एफडीआई बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये संधि समास से हिंदी व्याकरण यहीं से निकलती है। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष ये प्रत्यक्ष का क्या है, संधि विच्छेद है, और इसके अंतर्गत कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। भारत इसका आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा भारत की कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? 16 से लेकर 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी की जितनी भी जो आपकी परिवहन सेवा हैं, शॉपिंग मॉल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। धार्मिक स्थल, देखिए मैंने अभी एक नाम लिया है धार्मिक, तो धार्मिक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो कैसा बनेगा? धर्म धन इक, धर्म धन इक। इसके अंतर्गत जो इक प्रत्यय लगा है, इक प्रत्यय के जुड़ने से जो पहला जो स्वर है वो दीर्घ हो गया और ध का धा बन गया, धार्मिक। देखिए कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? बिहार सरकार होगा। ठीक है, 16 दिनों का ये लॉकडाउन रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे मरे हैं? यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंतर्गत 69 करोड़ लोग भूख से मरे हैं, और पिछले 5 साल के अंतर्गत 6 करोड़ लोग इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना। भारत की किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? रोको टोको अभियान की घोषणा भारत की कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की गई? पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर का मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, इस रोको टोको ये जो योजना है, रोको टोको ये जो अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है मास्क नहीं लगाने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, और ये जो अभियान है वो कुछ चुनिंदा संगठनों के द्वारा ही अपनी स्वेच्छा से चलाया जाएगा। अच्छा, मैंने अभी एक नाम बोला है स्वेच्छा से चलाया जाएगा, स्वेच्छा। तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या है और स्वेच्छा में कौन सी संधि है? तो अगर आप इसका संधि विच्छेद सुधन इच्छा करते हैं तो वो गलत है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व धन इच्छा होगा, सुधन इच्छा नहीं होगा। यही बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है, स्वधन इच्छा होगा। यहाँ पर देखिए ये ए है व में, और यहाँ पर ई है। ए आ के बाद में ई या बड़ी ई आता है तो उसके स्थान पर क्या बनता है? ए बनता है। ये गुण संधि का नियम है, और ए की मात्रा यहाँ पर लग चुकी है। एक शब्द आता है स्वागत, ठीक है, ये तो स्वेच्छा था, एक होता है स्वागत। इन दोनों में कन्फ्यूज ये रहता है कि यहाँ पर सु आएगा या फिर स्व आएगा, यहाँ पर भी सु आएगा या फिर स्व आएगा। तो यहाँ वाला तो मैंने आपको बता दिया है क्या है, स्वधन इच्छा आएगा। स्वागत में क्या आता है? सुधन आगत आता है, सुधन आगत। इन दोनों को आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सुधन आगत होगा, और यहाँ पर यण संधि है, और यण संधि का तो वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। जब भी यह वह के पहले अगर कोई आधा व्यंजन आपको दिखाई देता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है, और उसी नियम को फॉलो करते हुए आपको उसका संधि विच्छेद कर देना है। तो मध्य प्रदेश सरकार इसका आंसर होगा। अब देखिए बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जैसे कि संधि विच्छेद से ही बात कर लेते हैं अपन। निम्न में से शिरोधार्य शब्द में कौन सी संधि है? शिरोधार्य शब्द में कौन सी संधि है? देखिए इसका पहले तो आपको विग्रह आना चाहिए, इसका विच्छेद आना चाहिए। शिरोधार्य का विच्छेद आप करोगे तो आएगा शिरः धन धार्य, शिरः धन धार्य। और ये विसर्ग देखते ही आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। दिगंत शब्द में कौन सी संधि है? दिगंत शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका पहले तो संधि विच्छेद करते हैं, तो दिगंत का संधि विच्छेद करें तो आए, देखिए यहाँ पर तीसरा वर्ण दे रखा है, तो ये तीसरा वर्ण इस पहले वर्ण से बना है, दिक धन अंत, दिक धन अंत। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है।
फिर नेक्स्ट दे रखा है मदोन्मत्त। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा, या मदोन्मत्त में कौन सी संधि है, ये भी आपको बतानी है। तो देखिए इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको इन दोनों में ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होगी। यहाँ पर तो बड़ा ऊ की मात्रा तो नहीं आएगी, ये भी आपको पता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज है कि मदह धन उन्मत्त होगा या फिर मध्य धन उन्मत्त होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल ईजी है ये, मध्य धन उन्मत्त होगा, मदह नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, मध्य धन उन्मत्त होगा। आपको पता होगा गुणसंधि का एक नियम है, ए या आ के बाद में जब ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। और ओ की मात्रा आप मदोन्मत्त में यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। कौन सी ये गुणसंधि का उदाहरण है, और मध्य धन उन्मत्त, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान कौन से समास में होता है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। देखिए उत्तर पद प्रधान कौन से समास में, तत्पुरुष में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं दानवीर, दानवीर जो शब्द है इसमें उत्तर पद प्रधान है, यानी दान में वीर, दानवीर, दान में वीर, तत्पुरुष समास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। समास कहते हैं, संधि कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, या फिर कोई विकार कहते हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि व्याकरण वगैरह विकार वगैरह तो नहीं होगा, इनमें से होगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को अपन क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। अरे रसोई के लिए घर, दो या दो से अधिक शब्द है ना, दो रसोई के लिए घर, तो रसोई घर नहीं बना क्या उसका, तो कोई तीसरा शब्द बनता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इसको समास बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। संधि तो वहां पर बोलते हैं जब कोई विकार उत्पन्न होता है, वर्णों में जब विकार होता है वहां होती है संधि। नमो नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नमो नारायण शब्द का संधि विच्छेद, देखिए इसका आंसर होगा नमः धन नारायण। और इसके अंतर्गत कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, नमो नारायण, नमः धन नारायण। निम्न में से गुण संधि है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, प्राणायाम, हितैषी, विरोचित, अत्यधिक। तो देखिए गुण संधि के उदाहरण की पहचान करने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया है। देखिए एक मात्रा जिस पर लगती है ना वो गुण संधि का उदाहरण होता है, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। एक मात्रा देख लो इनमें से, इस पर तो हितैषी पर तो दो मात्राएं, विरोचित पर एक मात्रा है, विरोचित है ना, रे के ऊपर एक मात्रा, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। अच्छा इसका विग्रह क्या होता है, तो इसका विग्रह होता है वीर धन उचित, वीर धन उचित, विरोचित। बाकी आपको प्राणायाम दे रखा है तो प्राणायाम होता है प्राण धन आयाम, प्राण धन आयाम। हितैषी का होता है हित धन एशी, और अत्यधिक का होता है अति धन अधिक। असंगत विकल्प बताना है आपको, वन धन औषधि, वनौषधि, महाधन औषध, महोषध, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश, यथा धन उचित, यथोचित। असंगत कौन सा है, देखियो महाधन औषध, महोषध, ज्ञानोपदेश और यथोचित बिल्कुल सही है। वन धन औषधि, यहाँ पर ये औषधि नहीं आएगा, क्या आएगा, औषधि आएगा, ठीक है, एक ही मात्रा आएगी, यहाँ पर दो मात्रा नहीं आएगी। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोषध यहाँ पर यह भी वृद्धि संधि का है। ज्ञानोपदेश ये गुण संधि का है, और यथोचित भी गुण संधि का है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक मात्रा यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर दो मात्रा आ रही है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। यहाँ पर औषधि में क्या आएगा, औषधि ही आएगा। ऋषिकेश शब्द की संधि कौन सी होगी, ऋषिक धन ईश होगा, ऋषिक धन ईश, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आरटेट 2016 में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, कलम कौन से कारक में यहां पर प्रयोग हुआ है। देखो अपादान तो अलग होने के अर्थ में होता है, संप्रदान के लिए होता है, के लिए का अर्थ भी यहां पर नहीं निकल रहा। कर्ता ने कर्म को आता है तो कर्म को भी नहीं होगा। करण का होता है से या के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है, यहाँ पर से प्रयोग हुआ है, तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, यानी करण कारक वहां पर होता है वह साधन जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है, वो साधन जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है।
जैसे चाकू से फल काटा, तो वहाँ पर भी से, चाकू से, साधन कौन सा है, चाकू साधन है। तो कहने का मतलब है जब किसी साधन से वहाँ पर क्रिया की जाती है तो वो कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है, इसलिए यहाँ पर करण कारक ही होगा। उदाहरण के तौर पर और भी आप देख सकते हैं, जैसे राम को श्याम ने गेंद से मारा, यहाँ पर गेंद कौन से कारक में है, गेंद से मारा, तो गेंद करण कारक होगी। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।